सभापति महोदय, जब हम महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर आज बहस कर रहे हैं, ये बहस सिर्फ इस हाउस तक सीमित नहीं है। यदि यह बहस सदन तक सीमित होता तो हम राजनीतिक रंग देकर उस पर बहस करते। यदि यह अभिभाषण सिर्फ इस देश की सीमाओं तक सीमित होता तब भी हम इसकी दृष्टि में कुछ और करते, लेकिन यह अभिभाषण हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर सुना जा रहा है। हमारी बहस को लोग ध्यान से सुन रहे हैं। मैं विपक्ष के नेता को सुन रहा था और विपक्ष के कई लोगों को सुनने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि राष्ट्रपति जी ने अपना अभिभाषण जिस दिन भी तैयार किया हो, लेकिन उनकी आलोचना पहले ही तैयार हो गई थी। 2014 के पहले के मन, 2014 के पहले के हिंदुस्तान और हिंदुस्तान की राजनीतिक व्यवस्था के अनुकूल जो आज भाषण हुआ विपक्ष का, वह सचमुच में इस अभिभाषण के अनुकूल नहीं था। सभापति महोदय, मुझे मालूम नहीं कि आयुष्मान योजना से 10 करोड़ लोगों को लाभ मिल रहा है, इस बात से विपक्ष को क्या आपत्ति हो रही। सुकन्या योजना से 1 करोड़ से अधिक 10 साल की छोटी बच्चियों को लाभ हो रहा है। पता नहीं विपक्ष को इससे इसकी आलोचना करके क्या मिल रहा है। 2 करोड़ घरों में बिजली पहुंची। जब तमिलनाडु का 65 साल का एक व्यक्ति कहता है कि हमारी जिंदगी बदल गई और वर्ल्ड बैंक के रैंक में इलेक्ट्रिफिकेशन में हिंदुस्तान 73वें से 26वें रैंक पर आ गया, तब भी विपक्ष के मन में इस हिंदुस्तान की प्रगति के लिए थोड़ी संवेदना नहीं आई। सभापति महोदय, हिंदुस्तान ने 2014 के बाद 2019 में एक मैंडेट दिया, एक जनादेश दिया। स्वाभाविक है, हारने वाले के पास अनेक बहाने होते हैं, जीतने वाले के पास जश्न मनाने के भी अनेक कारण होते हैं। लेकिन ब्रिटेन के एक अखबार द गार्डियन ने एक संपादकीय लिखा। वह संपादकीय बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था। उस संपादकीय में उसने लिखा कि हिंदुस्तान की आत्मा काले दिनों में, अंधेरे में प्रवेश कर चुकी है। उस संपादकीय में यह लिखा गया कि विक्ट्री ऑफ मोदी इज नॉट गुड फॉर इंडिया एंड नॉट गुड फॉर वर्ल्ड। मैं आज सुबह उसके संपादक मंडल के नामों को ढूंढने की कोशिश कर रहा था, तब तक राज्यसभा आ गया। राज्यसभा में मैंने विपक्ष को सुनकर मैंने देख लिया कि संपादक मंडल में चाहे नाम जिसका भी हो, द गार्डियन अखबार का एडिटोरियल हमारे विपक्ष के मित्रों के भाषणों के आधार पर ही लिखा गया। जब हिंदुस्तान जनादेश देता है, वह जनादेश एक निर्णायक जनादेश होता है। वह जनादेश सिर्फ यह नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, वह जनादेश सिर्फ यह नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आए। जनादेश वैचारिक परिवर्तन की एक बड़ी प्रक्रिया का एक अंग है, जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। मैं एक महत्वपूर्ण बात इस जनादेश का बताना चाहता हूं। हिंदुस्तान में 1952 से लगातार चुनाव हो रहे हैं। हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में पीसफुल ट्रांजिशन की परंपरा रही है। इस चुनाव में जब जनादेश मोदी जी के पक्ष में गया तो उसमें क्या महत्वपूर्ण बात है। अब तक के चुनावों में यदि 2-3 अपवाद को, 1977 के अपवाद को, 1989 के चुनाव के अपवाद को हम छोड़ दें, इस चुनाव में सबसे बड़ा कन्वर्जन हुआ है। लोग मतदान केंद्र पर एक जाति की पहचान के साथ जाते थे। लोग मतदान केंद्र पर एक सांप्रदायिक पहचान के साथ जाते थे। नरेंद्र मोदी जी ने इस देश की समा बदल दी।
हम अपनी जाति के, बिरादरी के, संप्रदाय के, धर्म के होते हुए भी, क्षेत्र और भाषा के होते हुए भी मतदान केंद्र पर एक नागरिक के रूप में गए। नागरिकता की अवधारणा को पहली बार इस चुनाव ने साबित कर दिया कि हिंदुस्तान के लोग नागरिक के रूप में मतदान करते हैं, सांप्रदायिक के रूप में नहीं, जातिवादी होकर नहीं। इसलिए वे सभी कैलकुलेशंस, वे सभी अंदाज जिसके आधार पर आप कल्पना कर रहे थे कि नरेंद्र मोदी जी को 180, 190, 220 आ जाएगा, पता नहीं इस देश में कितने क्लब काम कर रहे थे, 180 क्लब, 120 क्लब, 220 क्लब, वो सब के सब धाराशाही हो गए। धाराशाही का पूरा श्रेय हिंदुस्तान की 130 करोड़ जनता को जाता है, जिस जनता ने उस दृष्टिकोण को स्वीकार किया कि हमारी जाति है, हमारी बिरादरी है, हमारा संप्रदाय है, लेकिन हम भारतीय हैं, भारत के संविधान के अनुसार हम काम करते हैं। ये लोकतंत्र को समृद्ध करने वाला सबसे महत्वपूर्ण चुनाव हिंदुस्तान के इतिहास में साबित हुआ है। सभापति महोदय, एक गजब की विडंबना है, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में जो 2-3 बातें आई हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है हाशिए के जो लोग हैं। वो कौन लोग हैं हाशिए पर? कब से हाशिए पर हैं? जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था तो भारत में 39 करोड़ रुपए का प्रिंटिंग होता था। जब ब्रिटेन छोड़कर गया तो 1300 करोड़ रुपए के प्रिंटिंग होता था, हमको पूरी अराजकता में छोड़ गया था। 47 में जब देश आजाद हुआ, मैं बार बार इतिहास में जाना नहीं चाहता हूं, लेकिन इस सदन को जानना चाहिए, और मैं जो बात कर रहा हूं पहले अभिभाषण 1952 में जो पहला अभिभाषण हुआ था, मेरे वामपंथी मित्र नहीं हैं, मैं पी सुंदरैया और भूपेश गुप्ता को उद्धृत कर रहा हूं इसी सदन में। 30 करोड़ रुपया नेहरू सरकार ने किसको दिया? 30 करोड़ रुपया ब्रिटेन के जो अफसर भारत छोड़कर चले गए उनके पेंशन के रूप में, उनके पर्क्स के रूप में दिया जाता रहा। 30 करोड़ रुपया एनुअली हम देते रहे। उन परिस्थितियों से भारत गुजरा। आज भारत में जब यूपीए की सरकार गई तो लगभग $600 मिलियन का कर्ज ईरान का हमारे पास था। इस सरकार ने एक मुश्त में सारा कर्ज चुका दिया। ईरान के कर्ज से हम मुक्त हो गए। 14 में सरकार बनते पहला काम नरेंद्र मोदी जी ने अगले साल किया कि ईरान के कर्ज को चुका दिया। कांग्रेस के मित्रों को तो प्रसन्नता होनी चाहिए, जो राजीव जी का सपना था उसको पूरा करने का काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। काश मनमोहन सिंह जी की सरकार के दौरान ऐसी सपना पूरा होता। राजीव जी ने पूरे देश को एक हकीकत बताया था कि 1 रुपया में सिर्फ 15 पैसा लोगों के जेब तक पहुंचता है। राजीव जी की इस पारदर्शी हकीकत के लिए पूरा देश ने उनको सलाम किया था कि एक प्रधानमंत्री ने सच तो कहा, लेकिन वह सच हमेशा वही सच बनकर 2014 के पहले तक रहा। आज डिजिटल ट्रांसफर के बारे में ऐसी टिप्पणी की जा रही कि हमारे बच्चे वहां नहीं है। इस डिजिटल ट्रांसफर का सबसे अधिक लाभ किसको हो रहा है? कृपया पीछे बैठ मनरेगा में काम करने वाले मजदूरों को, सामान्य व्यापारियों को। आज 1 रुपये में मैं इस दावे के साथ कह रहा हूं 100 पैसा तो नहीं पहुंच रहा है, लेकिन 80 से 85 पैसा लोगों के पॉकेट तक पहुंचना शुरू हो गया है। यह क्रेडिट यदि किसी को जाता है तो नरेंद्र मोदी जी के उस दृष्टिकोण को जाता है। दूसरा कोई व्यक्ति इसके लिए श्रेय नहीं ले सकता है। उस व्यक्ति ने अपने दृष्टि के आधार पर हिंदुस्तान की उस छवि को बदल दिया, उस यथार्थ को बदल दिया जिस यथार्थ को बाकी सरकारें नहीं बदल पा रही थी। राष्ट्रपति जी ने अपने भाषण में एक बात कही, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की बात कही थी। मुझे अच्छा लगता जब विपक्ष के मित्र उन बिंदुओं पर प्रकाश डालते। प्रोफेसर अबुल बरकत बांग्लादेश के ढाका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। उन्होंने बांग्लादेश के इकोनॉमी पर, पॉलिटिकल इकोनॉमी पर एक अच्छी पुस्तक लिखी जिसका हाल के दिनों में लोकार्पण हुआ था। उस पुस्तक में उन्होंने क्या कहा, 1964 से लेकर
2011 तक बांग्लादेश से 11.1 मिलियन हिंदूज मिसिंग हैं। कहां गए वो? वेस्टर्न प्रॉपर्टी एक्ट के कारण 1.3 लाख एकड़ लैंड हिंदुओं का अवामी पार्टी, जातीय पार्टी, बीएनपी, जमात इस्लामी और वगैरह लोगों ने कब्जा कर लिया। जिस हिंदुस्तान को इस बात का दर्द नहीं होगा कि पहले हिंदुस्तान एक भूभाग था, किसी भी कारण से पार्टीशन हुआ, हमारे लोग गए, धर्म के आधार पर उनकी इज्जत, आबरू, जमीन जथा लूटी जा रही है, हिंदुस्तान 2014 तक चुप बैठा रहा। हमने एनआरसी की बात कही, हमने सिटीजनशिप अमेंडमेंट की बात कही और हमने कहा इस इस भूभाग के 3 देशों में, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में धर्म के आधार पर यदि परसिक्यूशन होगा, उसे हम भारत में नागरिकता देंगे। विपक्ष के लोगों को यह अबुल बरकत की को पुस्तक पढ़नी चाहिए। एक ईमानदार प्रोफेसर ने इसको उजागर किया। प्रत्येक दिन 623 हिंदू, 623 हिंदू बांग्लादेश से गायब होते हैं। 1964 से पर डे का आंकड़ा 623 हिंदू पर डे। क्या यह सेकुलरिज्म है? हमारे मित्रों ने कहा कि हम 1000 साल अपनी बात पर कायम रहेंगे, लेकिन अपनी बात से नहीं हटेंगे। अरे अगले 10 साल में यदि अपनी बातों से नहीं हटे तो आप नेशनल आर्काइव के फाइलों में पाए जाएंगे। देश की राजनीति में आपकी कोई जगह नहीं रहेगी। हिंदुस्तान बदल रहा है। मैं कहा एक वैचारिक परिवर्तन के दौर से हम गुजर रहे हैं। उस वैचारिक परिवर्तन का अधिष्ठान क्या है? क्यों गार्डियन अखबार हम पर कटु टिप्पणी करता है? जिस गार्डियन अखबार ने हमें कहा 2014 में फाइनली ब्रिटिशर्स हैव लेफ्ट इंडिया, वो गार्डियन अखबार और न्यूयॉर्क टाइम्स कहता है यू हैव वॉन द बैटल ऑफ पावर नॉट द बैटल ऑफ आइडियाज। मैं बताना चाहता हूं बैटल ऑफ आइडियाज हम कैसे जीते। जब संविधान बना तो हमने कहा वी द पीपुल ऑफ इंडिया। संविधान बनाने वाले तो सचमुच में भारत के लोग के नाते संविधान बनाकर भारत के लोगों को समर्पित करके चले, लेकिन उस संविधान के अंतर्गत जो सरकारें चली उन्होंने वी द पीपुल नहीं, वी द प्रिटेंडर्स ऑफ इंडिया, वी द पीपुल को वी द प्रिटेंडर्स ऑफ इंडिया कर दिया। हम ऐसा दिखने वाले लोग, हम भारत के लोग नहीं हैं। क्यों प्रिटेंडर्स कहा? नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी और मार्क्सवादी दोस्त उसकी आलोचना कर रहे थे। मैं भी पूछूंगा, आपके यहां जो मॉल बन रहे हैं, लल्लू मॉल, 1900 करोड़ का इन्वेस्टमेंट केरल में है, तो आप मत कीजिए इन्वेस्टमेंट। आपको अंबानी से परहेज है, अडानी से परहेज है, हमें भी परहेज है। हम उनके पर लगाम रखकर विकास की बात करते हैं और लगाम इसलिए रखते हैं कि लगाम रखना है। आप भी लल्लू मॉल को रोक दीजिए। 1900 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है, कम्युनिस्ट सरकार है, कहे जाओ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट देश से बाहर चले जाओ, केरल से बाहर चले जाओ। चीन एक कम्युनिस्ट देश है। सिर्फ 2 मिनट और राकेश जी। 487 2 मिनट 487 बिलियनियर चाइना में है। यह जो परिवर्तन की प्रक्रिया है, उस परिवर्तन की प्रक्रिया में इस जनादेश में 3 बातों को मैं रेखांकित करना चाहता हूं। पहली बात, यह जनादेश दलीय व्यवस्था के उन ताकतों को, जिन ताकतों ने इस देश में जाति और संप्रदाय के नाम पर देश को बांटने का काम किया है, उन ताकतों को यह अनुभूति करा दी कि अब जाति और धर्म के नाम पर यदि आप आस्था का दुरुपयोग करके आप जनता तक पहुंचेंगे तो जनता अपने दरवाजे से आपको वापस कर देगी। दूसरी बातें जो इस जनादेश ने स्थापित किया है कि सरकार वह होती है जिसमें राजनीतिक जमींदारी नहीं होती है। 1952 से लेकर 2014 तक जो वीआईपी कल्चर राजनीति के नाम पर थी,
जिसके कारण राजनीति के प्रति एक अनास्था का भाव सामान्य लोगों में आ रहा था। नरेंद्र मोदी जी ने अपने कर्तव्य से, अपने व्यक्तित्व से और भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है, जो विचारधारा जनसंघ के दिनों से चल रही है, उसके आधार पर लोगों में फिर से एक आस्था का भाव जगाया राजनीति के प्रति। राजनीति बेईमानी का नाम नहीं, राजनीति व्यवसाय का नाम नहीं है, राजनीति देश सेवा का नाम है। ये नरेंद्र मोदी जी ने अपनी बातों से। तीसरे महत्वपूर्ण पक्ष जो ये जनादेश बताता है, इस देश में कॉलिशन पॉलिटिक्स की आदत पड़ गई थी। उस कॉलिशन पॉलिटिक्स का एक बड़ा कारण था कांग्रेस सिस्टम डिमोलिश हुआ, कांग्रेस पद्धति डिमोलिश हुआ, कांग्रेस समाप्त होती गई। समाप्त होने के कारण हम नहीं थे, समाप्त होने के कारण वे स्वयं हैं। आपकी पार्टी ने अपने एक वक्ता का समय कम करके आपको 5 मिनट और दिया है। आपका समय 15 मिनट पूरा हो रहा था। शंकर राव देव जी ने 1949 में, शंकर राव देव जी जनसंघ के नहीं थे, शंकर राव देव जी कांग्रेस के अध्यक्ष होते थे, नेहरू जी के करीबी में से थे। 1949 में 3 लेक्चर्स दिए, डिक्लाइन ऑफ कांग्रेस। 10 जनपथ में बैठे हुए लोग जो कांग्रेस को चलाते हैं, पहले वो डिक्लाइन ऑफ कांग्रेस के 3 लेक्चर्स को पढ़ लें, फिर भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के पर उंगली उठाएं। आप अपने कारण स्वयं हैं, कारण स्वयं तलाशिए। दलीय व्यवस्था में जीत हार होती है, लेकिन जब वैचारिक पतन होता है तो आपका अस्तित्व मिटता है। दूसरा पक्ष जो इस जनादेश का है, जो मैंने कहा वी द प्रिटेंडर्स, इन्होंने क्या कहा? 1976 में आपने समाजवाद शब्द को जोड़ा। हमें समाजवाद शब्द से कोई प्रेम नहीं है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार को यदि आंख बंद करके देखा जाए, यह मत देखिए अपनी अवधारणाओं के आधार पर मत देखिए, इस सरकार ने 14 से लेकर आज तक यदि किसी के लिए काम किया है तो कौन है? भूमिहीन लोग, गृहविहीन लोग, दिए और लालटेन में पढ़ने वाले बच्चे, हमारे गांव में गोबर से बने हुए जलावन को गोईठा कहते हैं। उस गोईठा और लकड़ी में धुआं के साथ आंखों का सामना करते हुए महिलाएं। चौधरी साहब ने, चौधरी चरण सिंह जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद लाल किले से भाषण में कहा था, मैं उनको कोट कर रहा हूं, उन्होंने इंदिरा जी की ओर इशारा करते हुए कहा था कि यदि हमारी बहन को, उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन आज यदि हमारी बहन को भी शौच करने के लिए सार्वजनिक स्थानों पर जाना होगा, तब पता चलेगा कि शौचालय घर में नहीं होने का परिणाम क्या होता है। चौधरी साहब 79 में कह गए। मैं उनका सम्मान करता हूं, कम से कम इस भावना को कहा। 79 से लेकर 2014 तक सरकारें आई और गई, लेकिन किसी के मस्तिष्क में यह नहीं आया हम अपनी मां और बहनों को शौचालय दें। आप शौचालय में ईंट की क्वालिटी ढूंढ रहे हैं, शौचालय में सीमेंट की क्वालिटी ढूंढ रहे हैं। अरे यदि कहीं भ्रष्टाचार है सिस्टम में, तो 50 साल के भ्रष्टाचार को नरेंद्र मोदी जी ने सत्ता के कॉरिडोर में तो रोक दिया। एक हमारे मित्र कह रहे थे कि अभिभाषण में भ्रष्टाचार की चर्चा नहीं। अरे 2G नहीं है, 3G नहीं है, कॉमनवेल्थ नहीं है, तो भ्रष्टाचार की चर्चा राष्ट्रपति जी क्या करें? भ्रष्टाचार है और भ्रष्टाचार जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने एक नारा दिया, मोदी है तो मुमकिन है। मैं उस नारे के समानांतर एक और नारा, 2 मिनट और प्लीज। मैं नारे के समानांतर एक नारा देना चाहता हूं, मोदी है तो मुश्किल है। काले धन वाले को कहिए कि थोड़ा पैसा रख लो, कहा मोदी है बहुत मुश्किल हो गया। कहिए कैश से पेमेंट ले लो, कहा बड़ा मुश्किल हो रहा, कोई दूसरा उपाय ढूंढो। ये मुश्किल किनके लिए हुआ है? ये अमेरिका और इंग्लैंड में बैठे हुए जो लोग अराजकता इस देश में फैलाना चाहते थे एनजीओ के नाम पर, जो एनजीओ करोड़ों अरबों रुपया हिंदुस्तान में आता था, हिंदुस्तान की धरती में आता था रूरल डेवलपमेंट के नाम पर, और काम होता था धर्म परिवर्तन का। पैसा आता था गरीबों के लिए और काम होता था अमीरों के लिए।
वो पैसे का हिसाब लिया गया और लगभग 2500 एनजीओ को रास्ता दिखा दिया गया। उस पैसे देने वाले को कहा गया पैसा जिस उद्देश्य से आएगा वहीं खर्च होगा, जिसके पास आएगा उसके द्वारा खर्च होगा, सरकार एक एक पैसे का ऑडिट लेगी। यह दर्द द गार्डियन अखबार को, न्यूयॉर्क टाइम्स को हो रहा है। राकेश जी महज 1 मिनट और, महज 1 मिनट। सर मेरा फ्लो ही टूट जाता, मैं जान रहा हूं मेरे पास इतना समय। कृपया नहीं, जो समय तय हुआ है मैं उसके बारे में बता चुका हूं पूरे सदन को। मैं समाप्त, बस धन्यवाद सर। प्लीज, धन्यवाद।